देखिए सम छंद, सम का मतलब होता है समान, दोनों का महत्व समान ही है। 100 का नोट का बराबर मूल्य मिलेगा, चाहे वो छोटा। और अभी तक तो हमने रटा सम मतलब सब समान। और सम मारे जो सांप है, कुंडली मारे सांप जो है बैठा है, तो क्या रटा था 100 का नोट हर जगह समान है, यानी सम छंद है। लेकिन अब रट रहे हैं लोग सवाया, यानी 100 का जो नोट है तो ये कुर्सी जैसा बन जाता है। ध्यान से देखिए, ये 4 कुर्सी जैसा बन गया, तो कुर्सी में बैठ के कोई सोचिए रो रहा है। शुरू में सांप दिखाई दिया, लास्ट में सांप दिखाई दिया, शुरुआत और अंत। नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आ गए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत छंद, और वो भी ट्रिकी छंद। और आज की इस वीडियो में छंद से संबंधित जितनी भी समस्याएं हो सकती हैं, वो सारी की सारी समस्याएं आज के इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएगी। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आपको छंद के लिए कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने पूरा व्याकरण कवर किया है, उसके बाद ट्रिकी तरीके से इसे याद कराया है, उसके बाद लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, उन प्रश्नों को लेकर इन ट्रिक के माध्यम से सही उत्तर तक कैसे पहुंचे ये भी बताया गया है। और इसमें परीक्षा में 99% प्रश्न इन्हीं सभी प्रश्नों में से एक आएंगे, और जो आज बताया जाएगा इन्हीं में से आपको प्रश्न परीक्षा में आराम से फंस जाएंगे। और आपको आज एक ऐसा भी ट्रिक बताएगा जिसके माध्यम से आप 2 सेकेंड में छंद को पहचान पाएंगे। वैसे तो आप 1 ही सेकेंड में पहचान जाएंगे, फिर भी मैंने लिख दिया है 2 सेकेंड में आराम से आप छंद को पहचान जाएंगे। और इसके लिए मैंने एक डबल ट्रिक बताऊंगा, यानी 2 तरीका। एक तो तरीका जो आप जानते हैं मात्राओं को गिन के, और दूसरा एक तरीका ऐसा जिसके माध्यम से आप छंद को देखते ही बता देंगे कि कौन सा ये छंद है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे, एकदम विस्तार से देखेंगे, उसके बाद ट्रिकी तरीके से भी समझेंगे, ताकि कोई भी प्रश्न आपका परीक्षा में आज के बाद गलत ना हो। तो देखिए पहली स्लाइड है, तो हम लोग एकदम विस्तार से समझते हैं, लेकिन लास्ट में वीडियो तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा, यानी कि 2 इसमें पेज ऐसे होंगे, 2 स्लाइड ऐसे होंगे, 2-3 स्लाइड, जिसके माध्यम से आप सिर्फ उन 2-3 स्लाइड को ही लास्ट में परीक्षा से एक दिन पहले अगर देखकर चले जाए, तो ये अगर 1 घंटा का भी वीडियो बनता है तो सिर्फ वो 1-2 मिनट वाला जो वीडियो होगा, यानी कि 1-2 लास्ट में ट्रिकी रूप से समअप करूंगा, यानी संक्षिप्त करूंगा, जिसके माध्यम से आप वो 2 पेज आप सिर्फ परीक्षा से पहले देखकर चले जाएंगे, तो आपको पूरा छंद विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सीरियसली छंद को तैयार करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपके पास समय कम हो और छंद को आप जानते हो अच्छी तरह से, तो आप वीडियो को भगा के लास्ट में भी देख सकते हैं, जहां पर मैं ट्रिकी तरीके से इसे 1-2 पेज में संक्षिप्त करने वाला हूं। तो यहां पर मैं विस्तार से देखता हूं, यहां पे छंद की परिभाषा लिखा हुआ है। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो छंद का जो शब्द का अर्थ है, तो छंद शब्द का अर्थ है ये जो छद धातु से बना हुआ है। छंद शब्द जो है वो छद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है आह्लादित करना। आह्लादित करना यानी दिल को, हृदय को प्रसन्न करना, यानी कि खुश करना। हृदय को खुश करने वाली कविताओं को ही हम छंद कहते हैं। छंद का मतलब मोटा मोटी आप समझ लीजिए कविताएं, यानी कविता को ही सामान्य भाषा में हम लोग छंद कहते हैं। अब हम लोग इसकी परिभाषा कई विद्वान कई तरीके से बताते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, जिस काव्य में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक इत्यादि, यानी कुछ और बातें हैं, इत्यादि का ध्यान रखा जाता है, उसे छंद कहते हैं। जैसे गद्य का नियामक व्याकरण होता है, उसी तरह से छंद का यानी कविताओं का नियामक जो है वो ये सब बातें होती हैं, जिनके आधार पर कविताओं को रचा जाता है। और इसी आधार पर जो कविताएं रची जाती हैं उन्हें हम छंद कहते हैं। और भी कई तरीके से परिभाषाएं होती हैं, तो उसमें से एक अच्छी परिभाषा मैंने यहाँ पर ली हुई है। अब छंद के अंग क्या होते हैं? तो छंद के अंग क्या क्या है? तो वर्ण होता है, मात्रा होती है, यति होता है, जिसे हम विराम भी कह सकते हैं, गति होता है, तुक होता है, गढ़ होता है, पाद, चरण या पद होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो कुछ लिखा है कि छंद का मतलब होता है वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक। तो आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे वर्ण आखिर में कहा किसको जाता है, मात्रा आखिर में कहा किसको जाता है, यति आखिर में किसे कहा जाता है, गति और तुक हम किसे कहते हैं, आगे के स्लाइड में हम लोग सीखेंगे, ताकि हम लोग बातों को अच्छी तरह से समझ पाए। तो सबसे पहले मैंने लिखा था वर्ण, मात्रा, यति, गति यानी वर्ण। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं वर्ण किसे कहा जाता है। तो मुंह से जो भी किसी के ध्वनि निकलती है, जो भी ध्वनि निकलती है और उसे जिस रूप में प्रकट किया जाता है, जिन प्रतीकों के माध्यम से, उसे हम ध्वनि कहते हैं, यानी कि वर्ण कहते हैं। देखिए मुख से निकलने वाली ध्वनि को
सूचित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह, वो चिन्ह चाहे ऐसे हो या किसी अन्य देश के अन्य भाषा को के माध्यम से जैसे भी हो, उस चिन्ह को हम वर्ड कह सकते हैं। अब दूसरी बात इसमें यह भी कह सकते हैं कि अक्षर का दूसरा नाम ही वर्ड है। जिसे आप अक्षर कहते हैं उसी को हम लोग दूसरे रूप में वर्ड कह सकते हैं। वर्ड का मतलब होता है अक्षर, और वर्ड का मतलब इसमें स्वर भी शामिल है, व्यंजन भी शामिल है। जैसे स्वर का मतलब अ या आ भी कहिए, बड़ी ई भी कहिए, जो भी कहिए, अ आ ई से लेकर अह तक जो भी अक्षर है, और क ख ग घ अंग वाले सारे व्यंजन वाले, क की कु के, ये सब जितने यानी कुल मिलाकर जो भी ध्वनि मुंह से निकल ली वो सारे के सारे क्या है, वर्ड है। अब इसमें एक बात और है, एक स्वर वाली ध्वनि को वर्ड कहते हैं, चाहे वह ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो। आगे हम लोग समझेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। यानी छोटे वाले अक्षर, बड़े वाले अक्षर दोनों ही इसमें वर्ड कहे जाते हैं, चाहे वो स्वर के हो चाहे व्यंजन के हो। अब देखिए, जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता, अब नया चीज सीख लीजिए कि जिस ध्वनि में स्वर नहीं होता, यानी कि कह सकते हैं उस अक्षर में नीचे हलंत लिखा रहेगा। जैसे म लिखा रहेगा तो उसके नीचे हलंत लिखा रहेगा, या आधा म लिखा रहेगा तो आधा अक्षर कहिए, या संयुक्त अक्षर जैसे रक्त, तो ये क में जो त जुड़ा हुआ है, ये इसको कहा जाएगा संयुक्त अक्षर। इसे ही कहेंगे हम लोग संयुक्त अक्षर। जो क आधा क और त लिखा हुआ है, संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर या म ऐसे लिख के नीचे हलंत जो लिख दिया जाता है, तो ये हलंत का कोई स्वर वर्ड नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये बिना स्वर का है। आगे और हम लोग समझते हैं, घबराइएगा नहीं, धीरे धीरे सारी बातें आपको समझ में आएंगी और वीडियो समाप्त, छंद की सारी समस्या भी समाप्त हो जाएगी। बस आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो बने रहिएगा। अगर आपको जल्दीबाजी हो तो वीडियो लास्ट में जाकर आप ट्रिकी तरीका जरूर देखिएगा। वर्ड के भेद, इसमें कंफ्यूजन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो वर्ड के दो भेद कहते हैं, यानी अक्षर दो प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व जिसको हम लघु कहते हैं, एक दीर्घ जिसे हम गुरु कहते हैं। यानी कि ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा, गुरु यानी बड़ा। अब ह्रस्व स्वर के बारे में हम लोग देखते हैं। ह्रस्व या लघु स्वर के बारे में क्या जानकारी है, तो लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, यानी कि लघु वर्ण को एक मात्रा गिनते हैं और दीर्घ वर्ण को या गुरु वर्ण को दो मात्राएं गिनते हैं। और इसका चिन्ह ये आई जैसा बनता है। इसको आई नहीं कहेंगे, लघु ही कहेंगे, लेकिन आप समझने के लिए समझ जाइए कि आई जैसा बनता है, जो कि लघु वर्णों को दर्शाया जाता है। ये वर्ण क्या हो सकते हैं, अ, छोटी, यानी अ है आ नहीं है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, अ है आ नहीं है, बड़ी ई नहीं है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है। यानी अ है लेकिन आ नहीं है, छोटी ई है लेकिन बड़ी इसमें शामिल नहीं है, ऊ है लेकिन बड़ा ऊ शामिल नहीं, क्योंकि ये नाम ही है इसका लघु वर्ण, यानी कि ह्रस्व वर्ण, यानी छोटे वाले वर्ण। और री भी इसमें शामिल है। री आप भूल सकते हैं, तो ऋषि र याद रखिएगा, लघु वर्ण, यानी जहां भी ऋषि र रहेगा वहां पे हम लोग एक मात्रा गिनेंगे। और ये चंद्र बिंदु जहां पे रहेगा, यानी अनुस्वार जहां पे रहेगा, तो उसे हम लोग एक मात्रा गिनेंगे। आगे चल के ये कंफ्यूज करेगा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। हम यहाँ पे फिर आपको यहीं पे बता दे रहे हैं, चंद्र बिंदु को हम लोग एक मात्रा गिनते हैं, लेकिन बिंदु जो रहता है अनुस्वार, उसे हम लोग दो मात्रा गिनते हैं। दो मात्रा को ऐसे दर्शाया जाता है। याद करने का तरीका यह है कि चंद्र बिंदु तो ये अधूरे चांद को दिखा रहा है, यानी कि चांद आधा है, यानी कि एक मात्रा गिनेंगे। और ये जो बिंदु जो है ये पूरे चांद को दर्शा रहा है, तो इसे हम दो मात्रा गिनेंगे। तो दो को हम लोग ऐसे नहीं दर्शाते, बल्कि दो को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं। और आगे लिख रहे तथा ह्रस्व स्वर वाले सभी व्यंजन, तथा ह्रस्व स्वर वाले सभी व्यंजन। देखिए यहां पे लिखा है अ ई उ री और चंद्र बिंदु तथा ह्रस्व स्वर, यानी कि छोटे स्वर वाले सभी व्यंजन भी लघु वर्ण होते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, एक तो आपको बताया गया कि अ लघु है, लेकिन क में क्या छुपा हुआ है स्वर। क जब बोलते हैं तो क में कैसे लिखे, क में हलंत और प्लस अ, ये मिल के बनता है क। जब हम लोग कहते हैं क तो अ भी छुपा रहता है, कहते हैं का तो उसमें आ छुपा रहता है, कहते हैं की छोटी छुपा रहता है। तो इन स्वरों से बना हुआ व्यंजन भी लघु ही माना जाएगा। जैसे अ से बना है क, ई से बना है छोटी की, छोटा ऊ से बना है कु, री से बना है क्री, और चंद्र बिंदु से क। ये सब जो है वो सारे के सारे व्यंजन भी, या क ही नहीं बल्कि ख
ख खी खू भी, ग गी गु भी, यानी जो भी व्यंजन इन स्वरों से मिलकर बनेंगे वो भी लघु गिने जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल में आप कम से कम इतना याद रखिएगा, जो ये चंद्र बिंदु होता है उसकी सिर्फ एक मात्रा गिनी जाती है, जिसे हम लोग ऐसे आई जैसे एक चिन्ह से दर्शाते हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं दीर्घ वर्ण। दीर्घ या गुरु वर्ण क्या होता है? तो दीर्घ का मतलब स्वर में भी दीर्घ, व्यंजन में भी दीर्घ, दोनों में दीर्घ, यानी अ आ ई में भी दीर्घ और क ख ग घ में भी दीर्घ होता है। कैसे? तो इसको देखते हैं। गुरु वर्ण द्विमात्रिक होता है। गुरु नाम ही है, गुरु मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब उसको हम लोग दो मात्रा गिनते हैं, द्विमात्रिक होते हैं। दीर्घ वर्ण के लिए ये जो वर्तुलाकार चिन्ह है एस जैसा, जिसे हम लोग गुरु कहते हैं, दो वर्ण यानी कि एक मात्रा तो ऐसे दर्शाते हैं, लेकिन दो मात्रा को हम लोग दो लाइन नहीं खींचते हैं, इसके बदले में हम लोग एस जैसा बना देते हैं। इसका मतलब होता है कि दो मात्रा। तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए, लघु वर्ण आपने देखा था अ था, लेकिन दीर्घ वर्ण में आ है। लघु में छोटी ई था, इसमें बड़ी ई है। उसमें लघु में छोटा उ था, इसमें बड़ा उ है। अब लेकिन यहां से चेंज है। इतने तक में तो एक छोड़ के था, एक छोड़ के था, लेकिन यहां पर ए भी है, ए भी है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ए लघु है और ए बड़ा है, दीर्घ है। ए भी दीर्घ है, ए भी दीर्घ है, ओ भी दीर्घ है, औ भी दीर्घ है। तो इस तरह से थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि आपको कि ए जो है और ओ जो है लघु है और औ जो है दीर्घ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां तक तो एक एक छोड़ के था, लेकिन यहां पर ए और ए दोनों ही दीर्घ है, गुरु है। ओ और ओ दोनों ही दीर्घ है, गुरु है। और इसके साथ साथ अनुस्वार यानी कि ये बिंदु, जैसे अंत लिखेंगे अगर हम लोग अंत ऐसे, तो ये जो बिंदु है ये क्या है? दो मात्रा गिना जाएगा। क्यों? मैंने ट्रिक बताया था रटने के लिए। ये चंद्र बिंदु यानी कि आधा चांद दिखाई दे रहा है, यानी कि एक मात्रा। ये चांद पूरा दिखाई दे रहा है, यानी कि दो मात्रा। रटने के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। और विसर्ग, विसर्ग को हम लोग अह पढ़ते हैं, अह, जैसे प्रातः, प्रातः, ये जो अह का मात्रा लग गया, इसे भी हम लोग क्या समझेंगे? दीर्घ समझेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दीर्घ। तथा इनसे बने व्यंजन भी गुरु वर्ण होते हैं। तथा इनसे बने व्यंजन भी गुरु वर्ण होते हैं। जैसे यहां से देखिए, आ से क्या बन गया है? रा, बड़ी सी बन गया री, और ऊ से यहाँ पे नहीं भले लिखा, लेकिन बड़ा रू, और रे से रै, रै से रै, फिर रो भी और रौ भी, और रंग ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है। तो अब आपको ये याद रखना है कि चंद्र बिंदु एक मात्रा है, बिंदु और विसर्ग ये क्या है? तो दो मात्रा है। इतना आपको याद रखना है। अब मात्रा, मैंने जो परिभाषा बताया था शुरू में कि छंद की परिभाषा क्या होती है, तो उसमें लिखा था जिस छंद में या जिस पद में, जिस काव्य में यति, गति या वर्ण मात्रा, यति, गति। तो वर्ण तो हमने देख लिया। अब हम लोग जैसे शुरू में फिर से दिखा देता हूं। यहां पे लिखा था परिभाषा में वर्ण, तो वर्ण हमने देख लिया। वर्ण किसे कहते हैं? लघु, दीर्घ, दोनों देख लिया। अब उसके बाद हम लोग मात्रा देखेंगे, फिर उसके बाद यति देखेंगे, उसके बाद गति देखेंगे, उसके बाद तुक देखेंगे। इसको देखने के बाद ही हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, तभी हमें समझ में आएगा कि क्या है, ताकि कहीं से भी प्रश्न परीक्षा में आए तो आपका गलत होने न पाए। तो मात्रा किसे कहते हैं? तो वर्णों को कहने में जो समय लगता है, समय बड़ी बात है, समय लगता है, उसे मात्रा कहते हैं। थोड़ा समय लग रहा है तो एक मात्रा, ज्यादा समय लग रहा है तो दो मात्रा। एक अंदाजा लगाया जाए तो अगर 1 सेकेंड लग रहा है तो एक मात्रा, 2 सेकेंड लग रहा है तो दो मात्रा। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। तो लघु वर्णों के लिए एक मात्रा, जिसको आई जैसे चिन्ह से दर्शाते हैं, जिसको गुरु कहा जाता है, और गुरु वर्णों के लिए एस जैसा वर्तुलाकार चिन्ह है, जो जिसे हम लोग गुरु या दीर्घ कह सकते हैं वर्णों से, और ये वर्णों के ऊपर लगाया जाता है। ऐसा एक नियम है कि जो वर्ण लिखे हैं, जैसे इसको अगर मात्रा लगाना है तो ये एक, और ये छोटा ऊ का मात्रा है तो ये भी एक, ये भी एक, लेकिन ये आ का मात्रा इसलिए दो। ऐसे हम लोग मात्रा लगाते हैं, जो कि हम लोग आगे बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं। अब देखिए मात्रा की गणना संबंधी नियम, यानी मात्रा लगाने में ही बहुत छात्र गलत करते हैं। तो मात्रा लगाने की जो बात है, आज के बाद वो कंफ्यूजन आपका एकदम समाप्त हो जाएगा। आपको सबसे पहले ये सीखना है कि लघु अक्षर कौन से हैं, उसके बाद ये सीखना है कि दीर्घ अक्षर कौन से हैं।
तो मैंने बता ही दिया अभी लघु अक्षर कौन से हैं और दीर्घ अक्षर कौन से हैं। आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, वो चीज़ जानकारी आपके लिए बहुत काम की है कि कौन कौन से अक्षर लघु हैं और कौन कौन से अक्षर दीर्घ हैं। इन दोनों को अलग अलग रटने के बाद ही अब कुछ नियम है अपवाद स्वरूप, उनको समझना जरूरी है। लेकिन वो सबसे पहले आप वो रट लीजिए कि कौन कौन से लघु है कौन कौन से दीर्घ है, उसके बाद नियम जो है अपवाद स्वरूप आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। देखिए मात्रा का जो संबंध है वो स्वर से होता है। अभी मैंने बताया था स्वर रहित ध्वनि की कोई हम लोग वर्ण नहीं मानते हैं, तो स्वर से होता है। अतः स्वर रहित व्यंजन की कोई मात्रा नहीं गिनेंगे। जिस अभी मैंने बताया था क कह रहे हैं, लेकिन क ये व्यंजन है, लेकिन इसमें भी एक स्वर छुपा हुआ है। क में क्या छुपा हुआ है? तो क में अ छुपा हुआ है। जब हम बोलते हैं क अ उच्चारण छुपा हुआ। अगर हम लोग कहते हैं का, तो का आ छुपा हुआ है। तो यानी सभी व्यंजनों में स्वर छुपा हुआ होता है। और ये कह रहा है कि जिस व्यंजन में स्वर नहीं छुपा रहेगा उसे हम कोई मात्रा नहीं गिनेंगे। कैसे स्वर नहीं छुपा रहेगा? जैसे अगर म लिख के हलंत कर दिया जाए या आधा म लिख दिया जाए, म लिख के या तो हलंत लगा देने का मतलब आधा अक्षर हो गया, या आधा म लिखा जाए तो इसको हम लोग कोई मात्रा गिनेंगे ही नहीं। ये नियम आप दिमाग में बैठा लीजिए, या मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि आधा अक्षर की कोई मात्रा नहीं हम गिनेंगे, या आधा अक्षर को हम लोग फ्री में छोड़ देंगे, कोई मात्रा ही नहीं गिनेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रिक में मैंने सीधे सीधे लिख दिया। ट्रिक में मतलब आधा अक्षर बराबर 0 मात्रा, यानी कोई मात्रा नहीं गिनेंगे। जैसे यहाँ पर भ में आ का मात्रा है, आ का मात्रा रहता है तो ये गुरु यानी कि 2 मात्रा। और ये देखिए आधा स लिखा है तो कोई मात्रा हम नहीं गिने। क पे हम लोग 1 मात्रा ये लगा रहे हैं और र पे 1 मात्रा लगा रहे हैं। देखिए आधा अक्षर पे कोई मात्रा नहीं लगा। फिर यहाँ पे आधा अक्षर है, कोई मात्रा नहीं। व में आ का मात्रा इसलिए 2 मात्रा। फिर आधा स है, कोई मात्रा नहीं। फिर आधा थ है, कोई मात्रा नहीं। उसके बाद य के लिए 1 मात्रा। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब देखिए दूसरा नियम क्या है। पहला नियम आप समझ गए। पहला नियम यही कहता है कि आधा अक्षर की कोई मात्रा नहीं गिनेंगे। अब दूसरा नियम ये कहता है कि जब दो व्यंजन मिलते हैं, जैसे मैंने बताया था, जैसे यहाँ पे लिखा होगा, जैसे सत्य, तो त और य जो है ये 2 अक्षर एक साथ मिल रहे हैं। तो जब 2 व्यंजन मिलते हैं तो उससे पहले का वर्ण लघु होते हुए भी दीर्घ होता है। उससे पहले का वर्ण लघु होते हुए भी दीर्घ हो जाएगा। और बाई चांस दीर्घ रहता है उससे पहले का वर्ण, तब तो दीर्घ होना ही था। लेकिन अगर लघु रहता है तो वो दीर्घ हो जाएगा। आपको कंफ्यूजन होगा तो मेरी बातों को फिर से सुनिएगा, फिर से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। माना जाता है। और उसकी जब दीर्घ मान लेंगे तो भाई 2 मात्राएं यानी एस के रूप में लिख दिया जाएगा। इसी बात को घुमा के कहें तो संयुक्ताक्षर का मतलब, ऐसे अगर अंत लिख रहे हैं तो ये संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर का मतलब 2 अक्षर मिल के बने, न त अंत। जैसे भक्त तो भ क त, तो ये संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर से पहले जो भी अक्षर है वो भले ही लघु होगा यानी 1 मात्रा होगा, लेकिन इसे हम 2 मात्रा मानेंगे। जैसे ये 1 मात्रा है लेकिन इससे पहले अगर ये संयुक्त अक्षर है तो संयुक्त अक्षर से पहले लघु भी है तो वो 1 मात्रा होते हुए भी 2 मात्रा गिना जाएगा। और इस पे तो 1 मात्रा लगेगा, इस पे तो 1 मात्रा लगेगा ही। तो इन सब बातों को यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर देखिए आविष्कार को क्या किया, आ लिखा है इसलिए 2 मात्रा, वी में छोटी का मात्रा इसलिए 2 मात्रा, आधा स की कोई मात्रा नहीं, आधा स की कोई मात्रा नहीं, और क ये दोनों संयुक्त अक्षर हो गए, आधा स और का। तो का के चलते 2 मात्रा, र के चलते 1 मात्रा, लेकिन ये छोटी का मात्रा 1 मात्रा यहाँ लगना चाहिए। लेकिन इससे ये संयुक्ताक्षर है तो संयुक्ताक्षर से पहले लघु होते हुए भी गुरु होता है, इसलिए इसमें 1 होते हुए भी डबल मात्रा लगाया गया है। तो यहाँ पर सीखने की बात है। अब इसमें लगना चाहिए 100 में 1 मात्रा और आधा अक्षर की कोई मात्रा नहीं, य की 1 मात्रा, ऐसे लगना चाहिए। लेकिन ये संयुक्त अक्षर है तो इसकी 1 मात्रा, ये संयुक्त अक्षर से पहले वाला अगर लघु है तो वो क्या हो जाता है, गुरु, इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा लग गया है। कुल मिला के जो आधा अक्षर की कमी है यहाँ पर पूरी ही कर दी जा रही है। अब इसी तरह से द में छोटा ऊ का मात्रा 1 मात्रा लगना चाहिए, लेकिन इसके आगे जो है संयुक्त अक्षर है इसलिए ये लघु होते हुए भी दीर्घ हो गया है। और ये आधा अक्षर का कोई मात्रा नहीं है, ट के लिए 1 मात्रा है। उसी तरह से ये रेफ जो है, इसे रेफ कहते हैं, जो आसमानी रज जिसको कुछ लोग कहते हैं, तो ये रेफ है।
यानी इसको भी कहेंगे संयुक्त अक्षर है, म में र छुपा हुआ है। म में र छुपा हुआ है तो ये संयुक्त अक्षर हो गया, इसलिए ये इसके पहले वाला लघु होते हुए भी दीर्घ होगा, यानी 2 मात्रा, और आधा अक्षर यानी इसकी कोई मात्रा नहीं, म में सिंगल है इसलिए 1 मात्रा है। अब देखिए यति के बारे में। यति का मतलब होता है विराम। देखिए यति का अर्थ है विराम या विश्राम। परीक्षा में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है यति का अर्थ होता है और विकल्प दे देगा, तो रटे रहिए। परीक्षाओं में परिभाषा से, व्याकरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यति का अर्थ होता है विराम। छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसी रुकने के स्थान को यति यानी विराम कहते हैं। क्योंकि बिना सांस लिए तो हम बोल नहीं सकते, जैसे मैं भी बोल रहा हूं तो अब सांस ले लिया फिर बोल रहा हूं, ये सांस लेने की प्रक्रिया भीतर भीतर ऑटोमेटिक इस तरह से चलती रहती है कि आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बिना सांस लिए कोई व्यक्ति बोलता नहीं है। तो कविता पढ़ते समय भी व्यक्ति बीच बीच में सांस लेने के लिए जो रुकता है, आधा सेकेंड, 1 सेकेंड, कभी 1.5 सेकेंड, कभी 2 सेकेंड, तो उसी को विराम कहा जाता है। विराम का एक अलग चैप्टर है जिसमें होता है कि अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम। तो और कभी कभी प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है या अनेक प्रकार के चिन्ह होते हैं, विस्मयबोधक चिन्ह होते हैं, तो कविताओं में इनका इस्तेमाल किया जाता है और इसी को विराम कहा जाता है, विश्राम कहा जाता है, या व्याकरण की भाषा में यति कहा जाता है। और इस यति का बड़ा महत्व है। जैसे अगर कहा जाए रुक मत जा, और यहां भी कहा जा रहा है रुक मत जा, अगर यहां पर इसमें अल्प विराम यहां पर लगा दें और इसमें अल्प विराम यहां पर लगा देते, देखिए कितना महत्व है इसका। इसमें कहा जा रहा रुक मत जा यानी रोका जा रहा है, और इसमें रुक मत जा यानी इसमें भगाया जा रहा है, इसमें रोका जा रहा है। तो यही महत्व होता है विराम चिन्हों का। अब यति का चिन्ह ये सब होता है, इसके लिए अलग चैप्टर है। अब एक बात उसमें लिखा था परिभाषा में छंद के गति, तो गति क्या होता है? गति मतलब देखिए गति का अर्थ है लय या प्रवाह, लय या प्रवाह। छंदों को पढ़ते समय मात्राओं के लघु या गुरु यानी हर्स्व या दीर्घ होने से जो विशेष स्वर लहरी उत्पन्न हो जाती है, यानी मात्राओं की छोटी, बड़ा ऊ, छोटा ऊ, बड़ी, इस तरह से जो स्वर लहरी उत्पन्न होती है उसी को हम लोग गति या प्रवाह कहते हैं। अब है तुक। तो तुक कुछ लोग कविता बनाने का मतलब बस यही समझते हैं कि बस तुक मिला दीजिए कविता बन गई। आप हिंदी फिल्मों के गाने भी सुनते होंगे तो लास्ट में वो गाने लास्ट में मिल जाते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोक उजागर, तो सागर उजागर उच्चारण मिल जाता है लास्ट में, तो कविता थोड़ी अच्छी लगने लगती है। तुक का अर्थ है अंत, यानी कि अंतिम वर्ण की आवृत्ति, यानी जो कविता में अंतिम पंक्ति का अंतिम शब्द होता है उसके उच्चारण की आवृत्ति, यानी मिलना। छंद में पदों, पद मतलब हमारे पैर, पदों के अंत में अक्षरों की समानता को तुक कहते हैं। और देखिए सब जितना भी मैं इसमें स्लाइड इस्तेमाल कर रहा हूं इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, पेड पीडीएफ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब देखिए गढ़ किसे कहते हैं? प्रश्न इससे डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, डायरेक्ट हिट हो जाता है प्रश्न इससे कि गढ़ किसे कहते हैं, कितने अक्षरों के समूह को गढ़ कहते हैं। 2, 3, 4, 5 विकल्प देता है, तो 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। कैसे आगे आपको पता चलेगा। और ये गढ़ 8 प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रश्न हो गया। एक तो 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, और ये गढ़ कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के, यानी 2 आंसर बनेगा, एक में 3 और एक में 8। अब 8 प्रकार के गढ़ कौन कौन से हैं, तो य गढ़, य वाला गढ़, म वाला गढ़, त वाला गढ़ यानी कि तगड़, र वाला गढ़ यानी रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़। तो इसको याद करने के लिए इसके प्रथम अक्षरों से एक ट्रिक भी बनाया गया है। जैसे यगड़ का य है, मगड़ का म है, तगड़ का त है। जैसे जीके के प्रश्नों को याद करने के लिए ट्रिक होता है, उसी तरह से इसका भी ये हिंदी का चर्चित ट्रिक है, यमाता राज भानस लगा। तो ये 2 उसमें कुछ मात्रा लगाने के लिए है, बाकी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गढ़ है। और ये
लगा शब्द मात्रा लगाने के काम में आएगा। तो जैसे यगड़ का क्या कोड बनेगा, यगड़ का, तो देखिए कोड कैसे बनाते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ इसे भी सीख लीजिए। यगड़ है तो य वाला गढ़ का क्या है, तो य और उससे स्टार्ट होने वाले आगे वाले 2 अक्षर, 3 अक्षर हो गए। यगड़ का मतलब य माता, तो य पे कितनी मात्रा लगेगी, मात्रा लगेगी 1, आ का मात्रा इसलिए 2 और इसमें ता पे 2। तो देखिए यही य माता यहाँ लिखा हुआ है। इसी तरह से अगर हम लोग को मगड़ का कोड जानना है, न लिख दिया है, र होगा, तो मगड़ का कोड क्या होगा, तो म और उससे स्टार्ट होने वाले आगे 2, तो म यहाँ पर है, म और उससे आगे 2 और अक्षर, यानी टोटल 3 अक्षर, तो माँ तारा, तो देखिए माँ तारा लिखा है। तगड़ का कोड क्या होगा, तो त और उसके आगे के 2 अक्षर, त और इसके आगे के 2 अक्षर, ताराज, देखिए ताराज। रगड़ का कोड क्या होगा, तो र और उसके आगे के 2 अक्षर, तो र और उसके आगे के 2 अक्षर कौन से हैं, तो राजभा। राजभा का मतलब रा पर 1 मात्रा, ज पर 1 मात्रा, रा पर 2 मात्रा, ज पर 1 मात्रा, भा पर 2, यानी SIS। SIS हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन इसको बोलना चाहिए लघु गुरु लघु, लेकिन आप अपने सहूलियत के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, समझने से बस मतलब होता है। तो इस तरह से आप इसका ट्रिक याद कर लेंगे तो आपको ये सब कुछ रटना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या मात्रा है, ये आगे आपको छंदों को पहचानने में मदद कर सकता है। तो ये 4 ये है और ये 4 बाकी ये है। और देखिए ये क्यों था 2 एक्स्ट्रा, तो ये लास्ट वाले सगड़ के लिए कैसे ट्रिक निकालेंगे, तो 100 पे अगर खत्म हो जाता तो कैसे ट्रिक निकलता कि मात्रा क्या लगेगा, तो 100 का कोड कैसे निकलेगा, 100 और इससे स्टार्ट होने वाले आगे के 2 और, तो 100 लगा, 100 पे 1 मात्रा, ल पे 1 मात्रा, गा पे 2 मात्रा, तो IIS। तो यही काम के लिए लगा यहाँ पर दिया हुआ था। अब देखिए पाद, पद या चरण किसे कहते हैं, पाद, पाद मतलब पैर, पद मतलब पैर, चरण मतलब पैर, जानते ही हैं। जैसे हम लोग चलते हैं अपने कदमों की मदद से अगले 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 पड़ाव पे, उसी तरह से जो छंद होता है, जो कविताएं होती हैं, धीरे धीरे एक एक पंक्ति यानी एक एक लाइन या एक एक पंक्ति के माध्यम से कविता आगे बढ़ती है, उसी को हम लोग पद, पाद या चरण कहते हैं। देखिए प्रत्येक छंद के सामान्यतः 4 भाग होते हैं, सामान्यतः यानी कि ज्यादातर 90% केस में जो छंद होते हैं 4 भाग होते हैं, यानी छंद के सामान्यतः 4 चरण होते हैं, 4 पैर होते हैं, 4 पाद होते हैं सामान्यतः, ज्यादातर। इनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग पद कहते हैं या पाद कहते हैं या चरण कहते हैं या पैर कहते हैं, कह लीजिए कविताओं के पैर। कुछ छंद यानी कुछ ही छंद ऐसे हैं जो 6 चरणों वाले, यानी कि ज्यादातर कविताओं के 4 पैर होते हैं। कुछ कविताएं ऐसी हैं जिनके 6 पैर होते हैं, जैसे हम लोग में मनुष्य में भी किसी किसी की 6 उंगलियां होती हैं, वैसे ही समझ लीजिए। और 6 सबसे चर्चित उसमें है छप्पा, तो नामी है 6 छप्पा, और ये कुंडलियां। आगे आपको ट्रिक से सब कुछ याद कराया जाएगा ताकि आपको आजीवन ये याद रहे और दोबारा याद न करना पड़े। ऐसे ट्रिक के माध्यम से रटाएंगे कि आप एक बार पढ़ लीजिए, बस परीक्षा में बस 10 मिनट दोहरा लेंगे, बस आपका काम हो जाएगा, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छंद के उपभेद कौन कौन से हैं, चरणों की मात्रा, यति, गति के आधार पर छंद के 3 उपभेद होते हैं। देखिए प्रकार किस आधार पे है ये जानना जरूरी है। तो ये किस आधार पे, तो मात्रा, यति और गति के आधार पे छंद के 3 उपभेद हैं। कौन कौन से, तो सम छंद, अर्ध सम छंद और विषम छंद। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए विकल्प में कौन सा सम छंद है, दिए गए विकल्प में कौन सा अर्ध सम छंद नहीं है, यानी नकारात्मक भी प्रश्न, सकारात्मक भी प्रश्न, इन तीनों से ही पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो आगे हम लोग इसे देखेंगे। पहला अब इसमें सम छंद, नाम ही से पता है, सम विषम संख्या मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे। तो सम, सम का मतलब 2 4 6 8, तो जिन छंदों के सभी चरण, चरण का मतलब पैर यानी कि पंक्ति, सभी पंक्ति सभी लाइन समान हो, उन्हें हम सम छंद कहते हैं। समान किस रूप में, वर्ण के रूप में या मात्रा के रूप में। याद रखिएगा, वर्ण का मतलब अक्षर गिनना है, इस लाइन को आप ध्यान से सुनिए। वर्ण का मतलब अक्षर गिनना है, मात्रा का मतलब जो ये ISIS हम लोग बना रहे हैं इसको गिनना है, क्योंकि कुछ छंद वर्णिक होते हैं जिसमें आपको वर्ण गिनना है, अक्षर गिनना है, जो कि बहुत आसान है। और मात्रिक छंद में आपको मात्रा गिनना होता है, जो कि थोड़ा सा दिक्कत है अगर आप ध्यान नहीं देंगे तब। तो जैसे अब परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि दिए गए चरणों में कौन, दिए गए विकल्पों में कौन सा सम छंद है, तो आपको ये सब रटना पड़ेगा। इसमें कौन कौन सम छंद है, तो चौपाई, रोला, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, हरि गीत का आदि। इसको भी ट्रिक के माध्यम से आगे आपको
रटा पिटा दिया जाएगा ताकि आपको दोबारा कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी भूल भी नहीं पाएंगे। चाहेंगे कि भूल जाए तब भी आप भूल नहीं पाएंगे। अब दूसरा है अर्ध सम छंद। अर्ध नाम से ही पता है कि सम है लेकिन आधा सम है। यह भी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा अर्ध सम छंद है या दोहा किस प्रकार का छंद है। तो जिन छंदों के पहले और तीसरे, देखिए विषम होता ही है, उसके बाद लेकिन दूसरे और चौथे चरण के लक्षण समान हो, उन्हें हम अर्ध सम छंद कहते हैं। चाहे वो समानता वर्ण के लिए हो, चाहे मात्रा गिन के हो, अक्षर गिन के हो, या ISI लघु गुरु गिन के हो। किसी रूप में दूसरा, पहला और तीसरा का लक्षण समान हो, फिर दूसरा और चौथा का लक्षण, यानी 4 लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, तो ये पहला में जो लक्षण है वही तीसरा में होगा और जो दूसरा में लक्षण होगा वही चौथा में होगा। तो वो होता है अर्धसम। जैसे कि दोहा, सोठा, बरवै, दिए गए विकल्पों में अगर कोई इनमें से होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये अर्धसम होते हैं। आगे ट्रिक के माध्यम से रटाया जाएगा, पहले हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए विषम छंद किसे कहते हैं? जिन छंदों में 2 से अधिक चरण समान न हो तथा 4 से अधिक चरण हो, यानी कि 6 चरण हो, उसे हम विषम छंद कहते हैं। जिसमें सबसे चर्चित है छप्पा और कुंडलिया, इसे भी हम लोग आगे रटेंगे जरूर। छंद के प्रकार, इसमें कंफ्यूजन है। जब लिखेगा छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद मुख्यतः 2 प्रकार के ही होते हैं। लेकिन अगर पूछे छंद कुल कितने प्रकार के होते हैं या छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो छंद को 3 प्रकार के माना जाता है। कुछ विद्वान 2 मानते हैं, कुछ विद्वान 3 मानते हैं। जो लोग 2 मानते हैं तो मुख्यतः वौड़िक और मात्रिक का ही हम लोग जिक्र करेंगे। और तीसरा है मुक्तक या मुक्त छंद। अब पहला हम लोग उठाते हैं वौड़िक छंद। नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, वर्ण, वर्ण का मतलब अक्षर। मैंने बताया था वो स्वर हो चाहे व्यंजन हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन वर्ण, बस वर्ण गिना बहुत आसान है। इसमें कोई नियम नहीं है, बस इतना ही नियम है कि आधा अक्षर को आपको नहीं गिनना है, बाकी सबको एक एक गिनते जाना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आधा है तो इसको नहीं गिनेंगे और इसको 11, यानी डायरेक्ट अक्षर गिनना, जो कि बहुत आसान है। अगर वर्णिक छंद में आप मात्रा गिन लेंगे, मात्रिक छंद में वर्ण गिन लेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आंसर तक नहीं पहुंचेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा, जो वर्णिक छंद है आपको अक्षर गिनना है, मात्रिक छंद है मात्रा लगा के ISI को गिनना पड़ेगा आपको। तो देखिए सबसे पहले वर्णिक छंद, वे छंद जिनमें वर्णों, याद रखिएगा, खास तौर से ध्यान दीजिएगा, वर्णों की संख्या यानी अक्षरों की संख्या एवं नियमों का ध्यान रखा जाता है, उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद, नाम से स्पष्ट है, वे छंद जिनमें मात्राओं, मात्रा का मतलब ये ISI, I, 1 मात्रा 2 मात्रा, लघु गुरु दीर्घ हर्ष, ये वाला की संख्या एवं नियमों का ध्यान रखा जाता है, उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। परिभाषा बहुत ही आसान है। तीसरा है मुक्तक छंद, जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, न मात्रा का कोई प्रतिबंध हो, न वर्ण का प्रतिबंध हो, उसे हम मुक्त छंद या मुक्तक छंद कहते हैं। अब वर्णिक छंद में पहला जो इंपॉर्टेंट, वैसे छंद बहुत हैं, अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन हम जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से उसे ही हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। याद रखिएगा, छंद अनेकों प्रकार के हैं, वर्णिक में भी मात्रिक में भी, लेकिन हम लोग सिर्फ महत्वपूर्ण पढ़ेंगे। इंद्र वज्रा, इसमें 11 वर्ण होते हैं, ये सबसे बड़ी इसकी परिभाषा। वर्ण का मतलब फिर बता रहा हूं, अक्षर गिनिएगा, मात्रा नहीं, क्योंकि वर्णिक छंद है। 11 वर्ण होते हैं, मात्रा नहीं लिखा है, वर्ण होते हैं। और लेकिन कुछ और भी छंद है, जैसे उपेंद्र वज्रा, उसमें भी 11 वर्ण होते हैं। तो दोनों ही विकल्प देगा तो कैसे कंफ्यूजन दूर होगा? तो इनसे तगड़ का कैसे कोड निकालेंगे? यमाता राज, यानी ये कोड हो गया। तगड़ का मतलब तब यानी क्या हो गया? SSI। 2 तगड़ यानी SSI, फिर लिखा रहेगा SSI, यानी इसमें भी मात्रा का कुछ काम पड़ेगा। जगड़ का कोड क्या बनेगा? तो यमाता राज भान, यानी जो अक्षर है उससे स्टार्ट करते हुए आगे के 2 अक्षर। तो जभान का मतलब ISI। तो 2 तगड़ और 1 जगड़, यानी कि SSI फिर ISI और लास्ट में 2 गुरु का मतलब ऐसा होता है, यानी 2 ऐसे दिखाई देगा।
आप सिर्फ 11 वर्ड गिनकर आप समझ जाएंगे इंद्र वज्रा है, लेकिन अगर विकल्प में उपेंद्र वज्रा भी दे देता है जिसमें कि 11 वर्ड होते हैं, तब आपको ये जगड़ मगड़ तगड़ भगड़ से आपको पकड़ना पड़ेगा, अन्यथा इसकी जरूरत समांतर नहीं पड़ती है 11 वर्ड, क्योंकि विकल्प अलग अलग दिए जाते हैं। जैसे इसमें गिने हम लोग, तो आप इसको डबल मात्रा ऐसे करेंगे, वैसे इसको करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना करिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यही 11 की बात हो रही, 9 की मात्रा की। ये मात्रा नहीं लगा रहा हूं, मैं टिक करके गिन रहा हूं। तो एक ये देखिए द में ये हलंत है, या मैं लिख नहीं पा रहा था, टाइपिंग नहीं हो पा रहा था, तो हलंत है, तो इसमें बस आधा अक्षर को कोई मात्रा कोई अक्षर गिनना ही नहीं, बस इतना याद रखना है। तो 1 2 इसको नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिने हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी 11। किसे किसे नहीं गिना गया? क को आधा अक्षर नहीं गिना, ये हलंत वाला आधा अक्षर होता है, इसे भी नहीं गिना, लेकिन और संयुक्त अक्षर से पहले का लघु भी गुरु हो जाता है। खैर अगर आप चाहें तो इसको हम लोग ये सब भी गिन के आपको लघु, अगर उपेंद्र वज्रा भी विकल्प में रहता है तो देखिए कैसे हम लोग पकड़ेंगे, तो मात्रा भी लगाते हैं। वैसे तो वर्डिक में वर्ड गिनने से काम चल जाता है, लेकिन उपेंद्र वज्रा विकल्प में रहता है तो हम लोग ये सब भी देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब तगड़ का मतलब यमाताराज, यानी कि SSI, और उसकी यानी कि 2 तगड़ यानी कि SSI फिर SSI, और जगड़ का मतलब देखिए जगड़ का मतलब कोड पहले बनाइए, यमाताराज भान, इसका मतलब ISI, उसके बाद ISI, और 2 गुरु यानी कि SS। अब मात्रा लगा के देखिए, बड़ा हुआ है इसलिए 2 मात्रा, बिंदु को बताया था यानी कि पूरा चांद है यानी कि 2 मात्रा, 1 आ का मात्रा इसलिए 2, पूरा चांद 2, 1 1, क में आ का मात्रा इसे 2, छोटी का मात्रा 1, बड़ी का मात्रा है 2, आय का मात्रा है डबल 2। तो देखिए SSI 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 SSI, उसके बाद ISI ISI, और लास्ट में 2 गुरु। इसमें भी ऐसा ही होगा, आप करके चेक कर लीजिएगा। अब देखिए उपेंद्र वज्रा, तो इस उपेंद्र वज्रा के भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, जैसे कि इंद्र वज्रा में था, नाम भी मिलता जुलता है, उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा। तो दोनों अगर विकल्प देगा तो इसमें अंतर आएगा। देखिए प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़, और इसमें क्या था तगड़, तो यहां से अंतर होता है। जगड़ का मतलब इसका कोड पहले बनाइए, यमाता राजभान, जगड़, उसके बाद तगड़, तगड़ का मतलब इसका भी कोड बनाया जाए, यानी इसका क्या बनेगा 1 2 1, यमाताराज यानी कि SSI। उसके बाद क्या है जगड़, जगड़ का मतलब फिर यही ऊपर वाला न यानी कि ISI, और अंत में 2 गुरु, यानी ये सब आएगा इसमें। वैसे हम लोग डायरेक्ट पहले ये गिना जाएगा, अगर उपेंद्र वज्रा इंद्र वज्रा विकल्प में ना रहा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, यानी 11 से ही पता चल गया अगर इंद्र वज्रा विकल्प में नहीं है तो उपेंद्र वज्रा ही आंसर होगा। अगर पूरा लगाएं 1 मात्रा, इसी बहाने से आप मात्रा लगाना सीखिए। छोटी का मात्रा 1, ओ का मात्रा 2, ट में आ का मात्रा 2, क में छोटा हो इसलिए 1, इसमें क में आ 1, क में बड़ी का मात्रा 2, 2 मात्रा इसलिए 2। तो देखिए ISI SSI ISI SSI, फिर उसके बाद ISI और डबल गुरु, ऐसे ही नीचे भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए बसंत तिलका, बसंत तिलका में क्या है, तो इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं, बस इतना ही आपको रटना है, 14 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः, अगर 14 से कंफ्यूजन हो रहा है तो जगड़ तगड़ जगड़ भी आपको याद करना पड़ेगा, अंत में 2 गुरु। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपका काम सिर्फ इतने से ये वर्ड को रट लेने से भी चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ गया, यानी कि इसमें भी गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। देखिए इसको नहीं गिनना है हम लोग,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये ध्यान दीजिएगा, आधा अक्षर को नहीं गिनना है, यहां पे सीखने वाली चीज है। सवैया, यह 21 वर्णों से लेकर 26 वर्णों तक कई प्रकार का सवैया होता है। मदगैन सवैया, कवित मनहर सवैया, इसके चारों चरणों में तुक अवश्य होता है। तुक का मतलब अंतिम वर्णों की आवृत्ति, उच्चारण का मिलान। मतगैंद सवैया, तो मतगैंद में 23 वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब अक्षर गिनना है, जो कि बहुत आसान है। अंत में 2 गुरु और 7 भगड़। भगड़ का मतलब यह माता राज भा न स, तो इसीलिए यहां पे लिखा है SII। तो सवैया में 23 वर्ण गिना जाए डायरेक्ट, आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे 23 है। ये मेरे एक लाइन में नहीं अटे हैं, इसलिए मैंने इन्हें 2 लाइन में लिखा है। सुंदरी सवैया में 25 वर्ण होते हैं, यानी कि अक्षर होते हैं। अंत में 1 गुरु, 8 सगड़ यानी IIS होते हैं। अगर इससे ना समझ आए तो इससे आपको रटना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ सिर्फ आपका काम इससे चल जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 हो गया और ये हो गया सुंदरी सवैया। कवित्त का मनहर, इसमें 31 वर्ण, अंत में 1 गुरु और 16 और 15 पर्यायती का मतलब 16 अक्षर और 15 अक्षर पर कामा यानी कि अल्प विराम होगा। इसको एक अक्षर नहीं गिनेंगे हम लोग, याद रखिएगा। इसको नहीं गिनना है। ये यहाँ पर समझिए, समझने वाली चीज़ यहाँ पर है, यहीं पे गलती हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको नहीं गिनना है। 9 10 11 12 13 14 15 16। ये जो 16 पे हुआ है, रुका है, यानी यहाँ पे कामा है, यानी अल्प विराम है, यही 16 कह रहा है कि यति का मतलब रुकावट है। उसके बाद इसको नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये जो 15 पे आया है विस्मय बोधक चिन्ह, ये 16 15 हो गया 31। यही है कवित्त का मनहर। अब देखते मात्रिक छंद। मात्रिक छंद, तो ट्रिक ये है कि म से मात्रिक, म से महत्वपूर्ण, जितने महत्वपूर्ण छंद हैं वो सारे के सारे मात्रिक में हैं। तो इसमें पहला है बरवय, जैसे बरवय रामायण है। बरवय यह अर्ध सम मात्रिक छंद है। तो परीक्षा में पूछ सकता है बरवय है अर्ध सम, सम विषम, या दिए गए विकल्पों में कौन सा अर्ध सम मात्रिक छंद है, उसमें एक बरवय लिख देगा तो उसको आपको टिक करना होगा। खैर आगे हम लोग इसे ट्रिक से रटेंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में थोड़ा थोड़ा रटने की कोशिश करिए। 12 और दूसरे और चौथे चरण में 7-7। डायरेक्ट आप कह सकते हैं बरवय में 12-7, इतना रटना है आपको। बरवे में 12-7 रटने का तरीका, ब से बरवे, ब से 12-7। ट्रिक है, बरवे में 12-7, ब से बरवे, ब से 12-7, बस इतना मेन है, यही रटना है आपको। उसके बाद दूसरे और चौथे चरण के अंत में जगड़ यानी ISI होता है। जब इससे काम नहीं चलेगा तो आपको इससे आपको कंफ्यूजन दूर करना पड़ेगा। तो कम से कम इतना रटिए, ब से बरवे, बरवे में 12-7। बरवे का उदाहरण देख लीजिए। अब याद रखिएगा ये मात्रिक छंद है, इसमें मात्रा गिनना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 ऐसे गिन लेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। तो ये 1 2 छोटी का मात्रा इसलिए 3 4, ये आ का मात्रा है, ये इस पे 2, इस पे 1 1 1 1। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये हो गया 12। मात्रा है, याद रखिएगा, वर्ण नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ क्योंकि गलती होता है। इस पे 2, इस पे 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लीजिए अपना। देखिए र को समझिए। र में ऐसे अगर सट के ऐसे रहेगा, सट के कुछ गोल नहीं दिखाई देगा, तो ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ है ये। अगर र ऐसे दिखाई देगा, ऐसे यानी कुछ गोला जैसा दिखाई देगा, तो आप समझ जाइएगा कि ये बड़ा ऊ है, यानी ये वाला ऊ है, बड़ा ऊ। ये वाला र बड़ा ऊ है, ये वाला र जिसमें गोल नहीं दिखाई देगा छोटा ऊ है। तो इसमें न दिखाई दे रहा है गोल,
इसलिए एक है, ये 2 ये 1। तो गिनिए 2 3 4, इसको 2 गिनना जाता है, इसको 2 गिना जाता है, 2 3 4 5 6 7। तो यही है खेल 12 7 का। इसमें भी 12 7 आएंगे और इसमें कंफ्यूजन होता है तो आपको फिर ये क्या चीज, चरणों के अंत में जगड़ देखिएगा, तो जगड़ आया होगा दूसरे और चौथे चरण के अंत में। तो दूसरा चरण, ये दूसरे चरण के अंत में क्या आएगा, दूसरे और चौथे चरण के अंत में ISI आएगा, ISI, और चौथे चरण के अंत में ISI। यहां भी आपको चौथे चरण के अंत, दूसरे और चौथे चरण के अंत में ISI आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सोरठा, ये भी मात्रिक छंद है। यह अर्धसम, दो चीज बता रहा है, एक बात बता रहा है कि अर्धसम है और दूसरा बता रहा है कि मात्रिक छंद है, यानी दो प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं। सोरठा क्या है, अर्धसम है कि सम है कि विषम है, तो अर्धसम है, पहली जानकारी। अब दूसरा, सोरठा मात्रिक है कि वर्णिक है, तो दूसरा जानकारी कि मात्रिक है, यानी इसमें दो जानकारी छुपा हुआ है, यह अर्धसम और मात्रिक छंद है। आगे हम लोग रटेंगे कि कैसे हम लोग जान जाएं कि अर्धसम है और कैसे जान जाएं कि मात्रिक है, वो सब हम लोग लास्ट में सीखेंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। यानी सोरठा में आपको बस ये रखना है 11 और कामा 13, बस इतना, ये मेन सबसे चीज है। सम चरणों में, सम चरणों का मतलब दूसरा चौथा में जगड़ नहीं होता, यह दोहे का ठीक उल्टा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह दोहे का ठीक उल्टा होता है। इसको ट्रिक से हम लोग रट सकते हैं, दोहे का उल्टा। दोहे का उल्टा कौन होता है, तो सोरठा। ये भी कह सकते हैं सोरठा का उल्टा कौन होता है, तो दोहा। तो दोनों के पहले पहले अक्षरों को मिला देंगे तो दो, और इसमें हो जाएगा सो। 200 का मतलब आप समझिएगा दोस्त, याद आने के लिए दोस्त। दोस्त का मतलब दोस्त, ये मेरा दोस्त है, दोस्त है। तो दोस्त से याद आएगा, दोस्त जो होते हैं उल्टे सीधे होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं कुछ खराब भी होते हैं, उल्टे सीधे दोस्त। यानी उल्टे सीधे का मतलब ये भी याद आ जाए कि उल्टा सीधा वाले का कोड है दोस्त, यानी दोहा का सोरठा, सोरठा का दोहा, 200। विषम चरणों के अंत में यानी कि पहले और तीसरे में लघु होता है, यानी ऐसा रहेगा। और तुक भी होती है, तुक जानते ही है, अंतवर्णों की आवृत्ति। अब देखिए सोरठे का उदाहरण, तो बताया था ये पूरा चांद है, यानी कि डबल गुरु में आएगा, बार बार मैं रटा रहा हूं। ये एक, ये छोटा ऊ का मतलब एक, ये छोटा ऊ है एक, और इसमें गोला नहीं दिख रहा है, यानी कि छोटा ऊ है एक एक, ये पूरा चांद 2, ये 1। तो गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 वर्ण नहीं है, ये 11 मात्राएं हैं। अब देखिए ये संयुक्त अक्षर कहलाएगा, क में री है, संयुक्त अक्षर, लेकिन इसके पीछे पहले कोई अक्षर नहीं है कि जिसे हम लघु के चलते गुरु कर दें, इसलिए इस पर तो एक ही होगा। और ये पा में आ का मात्रा इसलिए गुरु, ये छोटी इसलिए एक, ये संयुक्त अक्षर है। और इसमें छोटा ऊ का मात्रा, छोटा ऊ का मात्रा है तो एक है अक्षर, लेकिन ये संयुक्त अक्षर से पहले वाला लघु होने के बावजूद भी इस पे हम लोग लघु नहीं बल्कि गुरु कर देंगे, क्योंकि संयुक्त अक्षर से पहले वाला लघु होते हुए भी गुरु होता है। इस पे एक एक। अब इसमें देखिए गोला दिखाई दे रहा है, ये चीज गोला इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये 2 है, ये 1 है, 1 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी ये 13 हो गया। और ऐसा ही इनमें भी 11 13 11 13 आएगा, इसलिए ज्यादा गिनने की जरूरत है, आप आराम से गिन के चेक कर लीजिएगा। अब देखते हैं दोहा की जानकारी। यह अर्धसम मात्रिक छंद है। यह कैसा सम छंद है, तो अर्धसम है एक जानकारी, और दोहा मात्रिक छंद है दूसरी जानकारी, दोनों रटना है। और आगे हम लोग ट्रिक से रटेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11, यानी मोटा मोटी दोहा को आपको याद रखना है 13-11। परीक्षा में कम से कम इतना तो आपको याद रहना ही चाहिए। सम चरणों में, दूसरे चौथे चरण में लघु होता है, यानी ऐसे रहता है, और तुक भी होती है। विषम चरणों के अंत में पहले तीसरे में जगड़ नहीं होता। पीडीएफ में आप आराम से इसे रट लीजिएगा, आराम से देख के। दोहा का उदाहरण क्या है, तो श्री, तो बड़ी का मात्रा इसलिए 2 1। अब इसमें गोला नहीं दिख रहा है, यानी कि छोटा ऊ है 1 1 1 1 1, ओ का मात्रा है 2 1 1 1, गिन लीजिए
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 आ गया। एक मात्रा छोटी है, एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, एक 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 2 1, इधर ही से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2 ही पद गिन लेने से हमें कंफर्म होगा कि 13 11 है, तो आगे भी 13 11 जारी रहेगा। तो इतना अगर कम समय रहे तो सिर्फ 2 ही पद गिनिए, तीसरा चौथा बिना गिने भी आप समझ सकते हैं कि ये दोहा है। चौपाई, अब देखिए ये मात्रिक तो है एक बात, लेकिन ये सम छंद है दूसरी बात। सम है कि विषम है कि और सम है, तो सम है। मात्रिक है कि वर्णिक है, तो मात्रिक है। 2 बातें याद करना है, आगे हम इसे ट्रिक से याद करेंगे। इसमें 4 चरण होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये नहीं कि चौपाई इसलिए 4 चरण है। सामान्यतः शुरू में ही बताया गया कि सामान्यतः जो छंद होते हैं, ज्यादातर जो छंद होते हैं उनमें 4 ही चरण होते हैं, 4 ही पैर होते हैं। किसी किसी का ही 6 चरण होता है, जैसे 56 कुंडलिया। फिर भी इसमें लिखा गया कि 4 चरण होते हैं, तो होते हैं, अधिकांश होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16 मेन यही चीज आपको याद करना है, 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में 2 दीर्घ होता है, यानी कि ऐसे ऐसे यानी गुरु होते हैं। चौपाई का उदाहरण थोड़ा सा देख लीजिए। 1 1 बड़ा ऊ है इसलिए 2 1 1, बिंदु है यानी 2 1 1 1 1, म में आ का मात्रा इसलिए 2, ह में बड़ी का मात्रा इसलिए 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो एक में 16 आ गया, और में भी आप गिन लीजिएगा। बाकी नियम भी आप उसमें चेक कर सकते हो। रोला, यह मात्रिक भी है और सम है। मात्रिक के साथ साथ मात्रिक छंद है और सम छंद है, यानी इसके भी हर चरण में समान क्वालिटी होंगे। इसके 4 चरण होते हैं जो कि सामान्यतः अधिकांश शब्दों में होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, वर्ड नहीं, 24 मात्राएं। प्रत्येक पंक्ति 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है, यानी 11 पर अल्प विराम और 13 पर विराम आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए गिनते हैं हम लोग, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखिए ये 11 पर यति हो गया यानी विराम। फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देख लेते हैं, इसमें शायद 9 में छोटी की मात्रा करना पड़ेगा तब हो पाएगा। यहाँ पे गड़बड़, कहीं भी लिखने में गड़बड़ हुई, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे यति हो गया। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें सही है। कुल मिला के इसमें निछावर में छोटी का मात्रा आप कर लीजिएगा, यहीं से गड़बड़ हो रहा होगा, और कोई बात नहीं है। थोड़ी सी भी मात्रा में प्रिंट हुआ कि आंसर गलत आएगा। आप खैर आपके परीक्षा के पेपर में ये मात्राएं सही से लिखी होंगी। देखिए कुंडलियां, कुंडलियां यह विषम है, और दूसरा चीज मात्रिक, और तीसरा चीज संयुक्त छंद है। संयुक्त का मतलब संयुक्त छंद है। इसमें छप्पा की तरह 6 चरण होते हैं। जैसे छप्पा में 6 चरण होते हैं, उसी तरह कुंडलिया में भी 6 चरण होते हैं, 6 लाइनें होती हैं। इसके पहले 2 चरण याद रखिए, पहले 2, 4 नहीं, पहले 2 दोहा के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। 2 + 4 याद रखिएगा, 2 + 4 = 6। 4 + 2 = 6 नहीं है, शुरू में 2 फिर 4। कुंडलिया में शुरू में 2 और उसके बाद 4, यानी कुंडली मारे सांप पहले 2 दिखा, फिर उसके बाद 4 हो गए सांप। पहले सांप 2 दिखा फिर 4 हो गए, याद रखिएगा। और कोड क्या है, 2 रो। जैसे 200 था, दोस्त उल्टे सीधे होते हैं, 200, दोहा का उल्टा सोटा, सोटा का उल्टा दोहा, तो 200। उसी तरह से कुंडलिया में होगा 2 रो, यानी कि रटने के लिए समझिए कि कहीं भी कुंडली मारे सांप देखिए, कुंडली मारे सांप देखिए तो 2 रो, यानी कि 2 रो, यानी कि रो 2 रो का मतलब शुरू में 2 दोहा के और 4 लाइन रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती, बस इतना याद रखिएगा। 24/6 यानी 24 मात्राएं और 6 चरणों से भी पहचान जाएंगे हम लोग। प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं, यानी पहला शब्द जो होगा वही उस पंक्ति का लास्ट शब्द होगा। जैसे इसमें देखते हैं 24 हम लोग गिनते हैं,
और मात्रा 1 2 3 4, याद रखिए इस पे 2 लगेगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 पर ये यति हो गया। 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी टोटल 24 हो गया है। इसी तरह से इनमें भी गिन सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कुंडलिया की एक बड़ी पहचान, शुरू में ये जो रहिए है, उसी तरह से लास्ट में ये जो रहिए लिखा है, इसी को कह रहा था यहाँ पे कि प्रथम और अंतिम शब्द समान होते हैं। छह चरण होते हैं, यानी 6 लाइनें होती हैं। और दोहा और रोला के, दोहा रोला का मतलब इसमें 2 पंक्तियां ये दोहा की हैं, दोहा की जो परिभाषा होती है वो काम आएंगी। और अंतिम की 4 ये जो पंक्तियां ये रोला की हैं। इसी से बन गया 2 रो। तो 2 रो किसका कोड है? 2 रो, यानी रो कब दीजिए? जब कुंडली मारे सांप को देखिए, यानी कुंडलिया की पहचान है। आगे हम लोग फिर दोबारा इसको रटेंगे। अब है हरिगीतिका। यह मात्रिक है और समछंद है, यानी सभी चरणों में समान क्वालिटी होगी। इसमें 4 चरण और 28 मात्राएं होती है। तो 4 चरण तो सब में होती है, बस इतना आपको याद रखना। 28 मात्राएं इसमें भी, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। और 16-12 के विराम होते हैं, यानी 16 और 12 पर विराम होता है। चरण के अंत में 1 लघु और 1 गुरु अवश्य होता है। आगे देखते हैं हम लोग। 28 मात्राएं गिनते हैं डायरेक्ट हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर देखिएगा, इस पर तो 2 लगेगा। ये ऊ है तो ए लगना, 1 लगना चाहिए। लेकिन ये त जो है, त डबल त है, यानी संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर से पहले लघु होने के बावजूद भी हमें गुरु लिखना पड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब इस पर 1 ही लगेगा, इस पर 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया 16। पीछे कहा था देखिए 16 और 12 पर यति होता है, यानी रुकना होता है। तो 16 पर रुक गया। उसके बाद फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12। तो देखिए पीछे लिखा हुआ है 16 और 12 पर विराम होता है। तो 16 और 12 जोड़ के आप यहाँ पे 28 हो जाएगा। तो 28 हो गया, यानी कि सब में इसी तरह से नीचे वाली लाइन में भी होगा 28। छप्पय, देखिए नाम से ही पता चल रहा है छप्पय। यह मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है, जैसे कुंडलिया था। नाम के अनुसार इसके 6 चरण होते हैं। प्रथम 4 चरण, उसमें 2 कुंडलिया। देखिए कुंडलिया में क्या था, कुंडलिया में 2 + 4 था। और छप्पय में क्या है, 4 + 2 है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि परीक्षा में पूछता है 2 4 की 4 2, यानी शुरू के 2 और 4 की शुरू में 4 और 2, ऐसा विकल्प होगा। आगे हम लोग चेक भी करेंगे। तो कुंडलिया में आप रटने का तरीका यह है कि कुंडली सांप मारे, जो सांप पहले 2 दिखाई दिए, कुछ देर बाद उन्हें प्रजनन के द्वारा 2 से 4 हो गए। लेकिन छप्पय वाले में बस इसी का उल्टा, यानी 4 और 2 है। क्योंकि छप से कोई अगर कहीं गिरेगा तो 4 से घटते हुए 2 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यह मात्रिक समझ। नाम के अनुसार इसमें 6 चरण थे। प्रथम चरण, इसमें प्रथम चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के। इसका कोड था 2 रो, यानी कुंडली मारे सांप को देखो तो 2 तुरंत 2 रो, लेकिन छप से जब गिरो कहीं तो आप रो। दोनों का कोड अलग अलग है। उल्लाला का पहचान है कि ये 28-28 के होते हैं, यानी 28-28 मात्राएं होती हैं। अब यहाँ पे गिन सकते हैं। वैसे तो 1 2 3 4 5 6 लाइन देखकर ही आप समझ जाएंगे, या तो छप्पा होगा चाहे कुंडलिया होगा। दोनों में से एक विकल्प है तो तुरंत टिक कर दीजिएगा, और दोनों विकल्प है तब आपको गिनने की जरूरत होगी। तो आप गिनेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे मैंने मात्रा बताया है उस तरह से आप बनाते हुए चले जाइए। जो इसमें सब कुछ लिखा है वो आपको 24-24 और ये 28-28 आपको देखने को मिलेगा।
यानी कि कहने का मतलब ये है कि 24-24 शुरू में 24-24 4 बार, यानी कि 24-24 उसके बाद 28-28, यानी 24-24-24-24 फिर आएगा 28-28। जैसे एक देख ही लीजिए, एक चंद्र बिंदु है तो एक ही रहता है, लेकिन आ के मात्रा के चलते ये 2 हो रहा है, याद रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। चंद्र बिंदु के चलते एक ही होता है, लेकिन जो आ का मात्रा इसके चलते ये 2 हो रहा है, आधा सा की कोई मात्रा नहीं। इस पर 1 और ये बिंदु है इसलिए 2 1 1 2 1 1 1 1 1 के चलते 2 1 1 1 1 2। गिनिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी तरह से 24-24-24 सब में आएंगे और लास्ट में देखिए इन दोनों में 28-28 होगा, तो हम लोग इसमें गिन लेते हैं बस 1 2 3 4। चंद्र बिंदु के चलते 2 नहीं बल्कि आ के मात्रा के चलते 2 मैंने लगाया, इसमें 1 1 100 में आ का मात्रा इसलिए 2, छोटी 1 1 2 1। चंद्र बिंदु के चलते 1 नहीं, आ का मात्रा इसलिए 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1। इतना बार मैंने मात्राएं लगाया है कि जिसको नहीं भी आएगा धीरे धीरे देखते देखते इस बार अब मात्रा लगाने वो सीख जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी लास्ट में 2 28-28 होते हैं। अब ट्रिकी छंद, अब यहां से शुरू होता है आपका असली कार्यक्रम, ट्रिकी छंद। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से रटेंगे ताकि आपको कभी भी आजीवन ये ट्रिक भूल ना पाए, छंद कभी भूल ना पाए। अगर भूले भी तो परीक्षा में सिर्फ 5 मिनट आप देख लेंगे, सरसरी निगाह से आपको छंद तैयार हो जाएगा, और नहीं भी देखेंगे तो विकल्प देखते ही आपको याद आ जाएगा। परीक्षा से पहले बस इतना ही पढ़कर आप चले जाइए, मेरे विश्वास पे। ट्रिकी छंद, सबसे पहले ट्रिकी छंद के रूप में हम लोग क्या रटेंगे, तो हम लोग ये रटने वाले हैं कि कौन सा छंद सम है, कौन सा अर्धसम और कौन सा छंद विषम है। तो चलिए अब आज के बाद ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी, अर्धसम सम विषम की। देखिए सम छंद, सम का मतलब होता है समान। यहां पे मैंने कुछ विजुअल चित्र भी दिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चारपाई जो होता है उसके चारों जो पैर होते हैं, चारपाई के जो चारों पैर होते हैं, चारों पैर जो होते हैं चारपाई के समान होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पैर इतना बड़ा रहे और एक पैर छोटा सा रहे, तो कैसे आप सोएंगे। तो चारपाई के चारों पैर समान होते हैं, इसलिए आप रटिएगा चारपाई जो है सम। सम का मतलब समान, यानी कि सम है, समान पैर होते हैं, यानी चारपाई समान पैर का मतलब सम छंद है। रोला, जब हम रोते हैं तो दोनों आंखों से बराबर बराबर आंसू आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आंख से खूब आंसू गिरे जा रहा है, एक आंख से आंसू ही नहीं गिर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों आंखों से समान रूप से आंसू टपकते हैं। तो रोला का मतलब रोने पर दोनों आंखों से समान आंसू टपकते हैं, इसलिए सम छंद है। अब इंद्र वज्रा, इंद्र का जो वज्र है, ये वज्र है इंद्र का, कहीं कहीं ऐसे दिखाया जाता है। इंद्र के वज्र को आपने देखा होगा धारावाहिकों में, ऐसे दिखाया जाता है। तो इंद्र का वज्र जो है दोनों तरफ से समान होता है, ये नहीं कि एक बड़ा रहे एक छोटा रहे, इधर बड़ा रहे छोटा रहे, बराबर बराबर रहता है। ये देखिए इधर जैसा है इधर भी वैसा ही है, यानी कि इंद्र का वज्र भी सब पर समान रूप से कार्य करता है, सबको समान न्याय देता है। इस तरह से सोच लीजिएगा, किसी तरह सोच लीजिएगा। उसी तरह से उपेंद्र, उप इंद्र का भी वज्र जो है वो समान ही रूप से होता है, सबके लिए समान रूप से न्याय करता है। या इंद्र का बस समान होता है सबके लिए, तो इसको भी किसी तरह से आप आराम से रट सकते हैं। अब सम छंद कौन कौन से होते हैं महत्वपूर्ण में, तो सम छंद के और कुछ उदाहरण हैं। सम छंद में और है, जैसे बसंत तिलका भी सम छंद है। तो बस का जो चारों पहिया होता है वो भी समान होता है, यानी कि एक पहिया इतना बड़ा रहे और एक पहिया इतना रहे, बस सही से नहीं चल पाएगी। यानी सारे पहिए, चारों पहिए बस के समान होते हैं, तो आप समझ जाइएगा बसंत तिलका, बस के चारों पहिए समान, इसलिए वो सम छंद है। सवैया, इसको आप 100 का नोट समझिएगा। 100 का नोट चाहे नया वाला हो चाहे पुराना वाला हो, दोनों का महत्व समान ही है। 100 का नोट का बराबर मूल्य मिलेगा, चाहे वो छोटा शहर हो, गांव हो, शहर हो, 100 का नोट समान रूप से काम करेगा। सवैया सम होता है। हरि गीत का,
हरि का न्याय जो है वो सबके लिए समान है। हरि गीतिका, हरि का न्याय सबके लिए समान है। अब हम लोग अर्ध सम रटेंगे। अर्ध, अभी तक तो हमने रटा सम मतलब सब समान, अर्ध सम का मतलब आधा समान, यानी कुल मिला के अर्ध। ये पहला अक्षर से हम लोग याद करेंगे। अर्ध, अर्ध का मतलब आधा, यानी कि 1/2 आधा। अर्ध सम का मतलब मोटा मोटी आप समझिए आधा। तो दोहा लिखा रहेगा, दोहा, तो आप समझिए 2 का हाफ। हाफ प्लेट, लोग होटलों में खाना खाते हैं हाफ प्लेट मांगते हैं, यानी 2 का हाफ कर दीजिए, चाहे 2 को हाफ कर दीजिए। दोहा, 2 का हाफ। तो इससे याद आएगा, 2-4 बार आप कोशिश कर लीजिएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोहा यानी 2 का हाफ, यानी कि याद आ जाएगा कि आधा। शोर, शोर जितना वर्तमान समय में पृथ्वी पर हो रहा है, बहुत लोग कहते ध्वनि प्रदूषण बढ़ गया, लेकिन फिर भी सहनीय सीमा तक है। वो असहनीय हो जाएगा तो पृथ्वी का नाश हो जाएगा। यानी शोर जो है जो पृथ्वी पर अभी आधा ही है, जितना ज्यादा होना चाहिए उससे वो अभी आधा ही है। शोर भी वर्तमान में अभी आधा ही है, यानी शोरठा भी आधा का मतलब अर्ध समय, क्योंकि शोर पृथ्वी पर अभी आधा है, पूरा नहीं है। वरवे, वर देखिए अकेला है, कहीं वधु नहीं दिख रही है, इसलिए बिना वर के वधु, बिना वधु के वर क्या है, आधा होता है। बिना शिव, बिना पार्वती के शिव आधे, उसी तरह से बिना वधु के वर जो है वो आधा होता है, यानी अर्ध सम है वरवय भी। विषम छंद, छप पै, तो छप से कोई कहां गिरा, तो विष के प्याले में। कोई विष के प्याले में छप से गिर जाए जो ही आएगा छप। तो छप से व्यक्ति कहां गिरा, तो विष के प्याले में। देखिए ये विष का प्याला है, ये कोई व्यक्ति छप से कहां गिरा, तो विष के प्याले में, तो यानी ये विषम छंद है। अब देखिए इसको कैसे रटेंगे, तो कुंडली कोई कुंडली मारे जो सांप है, कुंडली मारे सांप जो है बैठा है, तो सांप के भीतर क्या है, विष है। सांप के भीतर क्या होता है, विष होता है। कुंडलिया, कुंडली मारे सांप के भीतर होता है विष। विष का मतलब कुंडलिया भी क्या है, विषम छंद है। विष वाला कुंडली, कुंडली मारा विषम छंद। अभी तक तो हम लोगों ने रटा सम और सम और विषम छंद को अलग अलग करेंगे। जब विकल्प आएगा आगे प्रश्न में हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो वहां पे आप जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये ट्रिक कैसे तेजी से काम करेंगे सेकंडों में आपको उत्तर बताने में। अभी आप बस देखते जाइए, लास्ट में अपने आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से रटेंगे कौन सा छंद वर्णिक है और कौन सा छंद मात्रिक है। देखिए सबसे पहले वर्णिक छंद, पहले तो वर्णिक का कोड बना लीजिए। वर्णिक, ज्यादातर हम लोग जब भी रटते हैं 2 अक्षरों से कोड बनाते हैं, शुरू के 2 अक्षर। तो वर्णिक, वर क्या कोड बना, वर्णिक, वर। तो वर, वर का मतलब दूल्हा, वर का मतलब दूल्हा। तो वर, वर को ही हम लोग कोड बना रहे हैं वर्णिक छंद, यानी कि वर, वर बिना वधु के अकेला, यानी वर। तो इंद्र भी क्या है, एक वर है, वधु नहीं है। तो जो ही आएगा इंद्र वज्रा, तो इंद्र क्या है, वर है, वधु नहीं है। उप इंद्र भी है, जो अगर उप इंद्र, तो वो भी क्या है, वर है, वधु नहीं, यानी वर्णिक छंद है। बस, तो ये जो बस है, बसंत तिलका, तिलक के लिए बस जाती है, तो वो कौन लेकर जाता है, या तिलक किसके लिए जाता है, वर के लिए जाता है। बस किसके लिए जाता है, शादियों में बस में बारात जाती है, किसकी बारात जाती है, वर की जाती है। तो आप इसको भी रट लीजिए, बसंत तिलका भी वर, वर मतलब वर्णिक है। सवाया, सवाया का कोड अभी हमने देखा था पीछे, वो फिर यहाँ पे काम आएगा। सवाया का मतलब 100 के नोट। पीछे हमने क्या रटा था, 100 का नोट हर जगह समान है, यानी समछंद है। लेकिन अब रट रहे हम लोग सवाया, यानी 100 का जो नोट है वो लुटाया जाता है वर के, यानी कि दूल्हे पर 100 के नोट लुटाए जाते हैं। तो 100 का नोट कहाँ लुटाया जाता है, मात्रिक नहीं, वर्णिक, यानी वर पे लुटाया जाता है। तो अब विकल्प देखेंगे तो याद आएगा, आगे देखेंगे हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन के समय। अब मात्रिक, जब वर्णिक हम लोग रट लेंगे तो आप समझ जाइए जितना बचा हुआ है छंद वो सारे के सारे मात्रिक है। पहला तरीका है, पहला तरीका कि अगर दिया गया जो विकल्प है वो वर से संबंधित है तो वर्णिक, जो अभी हमने कोड बनाया, और वर से संबंधित नहीं है यानी कि वर्णिक नहीं है, तो जो भी बच गया वो सब समझ लीजिएगा वो मात्रिक है।
या दूसरा तरीका है म से महत्वपूर्ण और म से मात्रिक, यानी जब म से महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण छंद है वो सब के सब क्या है, म से मात्रिक, म से महत्वपूर्ण म से मात्रिक, सारे महत्वपूर्ण छंद मात्रिक में। देखिए इसमें वर्णिक में सब कितने फालतू फालतू छंद है, इंपॉर्टेंट नहीं। इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, बसंत तिल का सवाया, सब फालतू छंद है। लेकिन मात्रिक वाले में सारे म से महत्वपूर्ण म से मात्रिक में ही है। दोहा, सोठा, चौपाई, बरवई भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रोला, हरिगीतिका, हरिगीतिका भी महत्वपूर्ण है, हरि महत्वपूर्ण तो रहेंगे ही, हरि है। कुंडलियां, सांप तो महत्वपूर्ण रहेगा, इसको आप गलत मत समझिएगा। छप्पय, छप से विष भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि छोटे से थोड़े से विष में लोग मर जाते हैं। कुंडली मारे सांप से भी थोड़े से में लोग मर जाते हैं, तो कुंडली और छप्पय भी याद रखिएगा मात्रिक है। और इस तरह भी सोच सकते हैं छप्पय, छप से वर से कुछ कोड नहीं है, यानी कि ये मात्रिक है। कुंडली मारे सांप वर है नहीं, तो मात्रिक है। रोला, ये सब रोने वाला व्यक्ति वर है नहीं, वधु है, यानी कि मात्रिक है। कुल मिला के म से महत्वपूर्ण जितने हैं मात्रिक है। अब हम लोग वर्णिक छंद की पहचान देखेंगे और मात्रिक छंद की पहचान। सबसे पहले हमने देखा सम छंद और सम, अर्ध सम छंद और विषम छंद कैसे पहचानेंगे। उसके बाद हमने देखा कि वर्णिक छंद कौन से होते हैं, जो वर से संबंधित ट्रिक है उससे संबंधित नाम जो है वो वर्णिक छंद है। उसके अलावा म से महत्वपूर्ण, म से मात्रिक छंद, दोनों तरीके से चेक करेंगे। अब कैसे पहचानेंगे कि दिया गया छंद यानी कि पंक्ति जो है, कविता जो है वो वर्णिक है कि मात्रिक है, और वर्णिक में कौन है और मात्रिक में कौन है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो अभी सीखा मात्राएं या वर यानी वर्ण, तो वर्णिक छंद में तो हम लोग वर्ण गिनते हैं। तो सीधा सीधा एक जगह पे रट लीजिए, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में 11-11 रट लीजिए। इंद्र में भी 11, उपेंद्र में भी 11। 11 का मतलब आप समझ जाइएगा 11 यानी कि लेमन, लेमन का मतलब नींबू। इंद्र को भी नींबू पसंद है, उप इंद्र हैं तो उन्हें भी नींबू पसंद है, यानी 11 इंद्र में भी उपेंद्र में भी। बसंत तिलका, बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, रट लीजिए, थोड़ा सा तो रटना पड़ेगा। सवाया में 21 से 26 तक होते हैं, कम से कम इतना रटिए। इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा में 11, बसंत तिलका में 14, सवाया में तो 21 से लेकर 26 तक होते हैं, अलग अलग है नाम भी। अब मात्रिक महत्वपूर्ण, इसे ध्यान से रटिए। मात्रिक छंद की पहचान क्या है, तो देखिए कंफ्यूजन हो जाता है 13-11 की 11-13, सोठा में 11-13 की 13-11 बताया गया। दोहा का उल्टा सोठा, सोठा का दोहा होता है, तो इसीलिए 13-11 इसमें, तो इसमें 11-13 है। तो आपको रटना है कि दोहा में 13-11 है कि 11-13, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, तो इसका नाम है दोहा। दो नाम है दोहा, लेकिन है 13 से शुरुआत। हमें शुरुआत वाला ही पकड़ना है। 13 जान जाएंगे तो पता चल जाएगा कि 2 घटा के लास्ट में 11 है। 11 पहला है तो पता चल जाएगा कि 2 बढ़ा के आगे 13 है। शुरू वाला ही महत्वपूर्ण है, ये शुरू वाला ही हमें रटना है कि दोहा में 13 से शुरुआत है कि 11 से, सोठा में 13 शुरुआत है कि 11 से, शुरू का ही रटना है। तो 2 नाम है लेकिन है 13। देखिए 2 बराबर 3, 2 नाम है लेकिन शुरुआत है 3 से, यानी 2 नाम है लेकिन है वो 13। अब सोरठा, सोर मैंने बताया था सोरठा में सोर, तो सोरठा क्या है, तो मैंने बताया था कि सोर अभी जितना हो रहा है दुनिया में वो अभी आधा ही है, पूरा हो जाएगा तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। सोर अभी आधा है, यानी इतना पता चल गया था हमें कि सोरठा अर्ध सम मात्रिक है, अर्ध सम है कुल मिला के। अब हमें इसमें रखना है कि सोरठा में कितनी मात्राएं होती है शुरुआत में। तो सोर का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन शोर का एक इलाज अब मिल गया है कि नींबू का रस पिएंगे 1 गिलास रोज तो आप कम शोर करेंगे। नींबू का रस 1 गिलास पिएंगे तो इलाज हो सकता है, यानी कि नींबू के रस से, लेमन के रस से शोर का इलाज हो सकता है। तो जो ही आएगा सोरठा, तो अगर आप कंफ्यूज होइएगा परीक्षा में 13 से शुरुआत करें कि 11 से, तो 11 शोर का इलाज क्या है, 11 लेमन, यानी कि 11 से शुरुआत है, यानी 11 से शुरुआत है। 11 जब जान जाएंगे तो जान जाएंगे बाद में 13 है। चौपाई इसका नाम ही है 4 पाई, तो 4 का वर्ग बराबर 16, 4 चौक 16, 4 पाए होते हैं
4 टांग होते हैं चारपाई के, तो 4 चौके 16 वर्क कर दीजिएगा, 4 चौके 16 याद रहेगा। बरवे का मैंने पीछे ही रटा, तो ब से बरवे, ब से 12, शुरुआत में ब से याद करना। इसमें 10 से दोहा है, लेकिन 2 नहीं 3 यानी 13 से शुरुआत है। उसी तरह से यहाँ पे ब से बरवे, लेकिन ब से 12 से ही शुरुआत है, 12 7 यानी बरवे में 12 7, दोहा में 13 11 और सोठा में 11 13, चौपाई में तो 16 16 याद रहता ही है। अब देखिए मात्रिक छंद की और कुछ पहचान। रोला, रोला में 24, रोला हमने पीछे देखा था, रोने में दोनों आंख से समान आंसू टपकते हैं, इसलिए सम छंद है। अब रटना कितनी मात्राएं होती हैं, तो सोचिए कोई व्यक्ति कुर्सी पर, चेयर, ये जो 24 का 4 है, इस 4 को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये 4, तो ये कुर्सी जैसा बन जाता है। ध्यान से देखिए, ये 4 कुर्सी जैसा बन गया, तो कुर्सी पर बैठ के कोई सोचिए रो रहा है, तो जो ही आएगा रोला, तो रोला यानी व्यक्ति रो रहा है कहां बैठकर, तो कुर्सी पर। तो कुर्सी की कल्पना करेंगे तो आपको 4 याद आ जाएगा, 4 का मतलब 4 तो होता नहीं मात्रा, 24 याद आ जाएगा। हरि, हरि के पास एक ऐसा चश्मा है जिससे वो पूरे विश्व में सबके अंदर बाहर देख सकते हैं कि कौन कितना पाप कर रहा है। यही वो चश्मा है। इस चश्मे से हरि देख लेते हैं कौन किसने कितना पाप किया, किसके हृदय में क्या छुपा हुआ है। क्यों चश्मा, कि ये जो जैसे इसमें 4 कुर्सी का प्रतीक, उसी तरह से इसमें 8 को जब आप लोग सीधा कर देंगे, 8 ऐसे, तो ये चश्मे जैसा बन जाएगा। 8 जो है ये चश्मे जैसा बन जाएगा, यानी 24 को देख के कुर्सी पर बैठ के रोना, 8 को देख के 28 यानी कि 8 चश्मे जैसा है। ये देखिए चश्मे जैसा है किसका, तो हरि का चश्मा। अब उसी तरह से कुंडलिया, कुंडलिया का पहले तो कुंडली मारे सांप में क्या होता है, विष, विष का मतलब 6 चरण होगा। कुंडलिया और छप्पा में 6 चरण होते हैं, याद रखिएगा। 6 से 6 लाइन देख के आप पहचान जाएंगे कुंडलिया होगा या छप्पा होगा। अब कुंडलिया होगा तो 24, लेकिन छप्पा होगा तो 24 और लास्ट में 28 होता है, तो इसको आप याद करिएगा। अब कुछ बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जिनके माध्यम से हम लोग ये जान पाएंगे कि जो कुछ अभी हमने ट्रिक से या व्याकरण से सीखा, वो कहाँ तक हम में पच गया और कितना हमने सीख लिया। और जो हम लोग को कुछ अधूरा छूटा छटका सा होगा, ऐसा लगा कि हमारे दिमाग पे पूरा ठीक से नहीं चढ़ा, तो अब हमें बहुविकल्पी प्रश्नों को जब देखेंगे तो ये क्लियर हो पाएगा कि हमने क्या सीखा और क्या भूल गए। शुरू में सांप दिखाई दिया, लास्ट में सांप दिखाई दिया, शुरुआत और अंत में कुंडली मारे सांप दिखाई दिया। शुरू में जो शब्द रहता है वही लास्ट में आता है। शुरू में सांप कुंडली मारे, लास्ट में दिखा, और लास्ट में भी दिखा, शुरू में भी दिखा। तो दोस्तों आज का छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा और आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे पेड रूप में परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि समय समय पर ऐसे ट्रिकी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।